ओके गैस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग बेसिक पार्ट कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी के तीनों मेथड्स भी देखे थे। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसमें अब हमें नेक्स्ट क्या कवर करना है, पहले तो हम ये पार्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी अभी हमारा वो मेन टॉपिक चल रहा है जिसकी मेजरमेंट हो गई, पांचों डिग्रीज हो गई। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी अफेक्ट हो सकती है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। फैक्टर से पहले एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब तो हमें पता चल गया कि उसको मेजर करना है कि प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में चेंज आता है। बट जब आप फैक्टर्स की बात करते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिमांड जल्दी चेंज हो सकती है। तो जब भी आप फैक्टर्स पढ़ोगे आप इस बात को माइंड में रखो कि अगर आप अपनी डिमांड को ईजिली चेंज कर पा रहे हो तो वो कहलाएगी इलास्टिक। और अगर आप उसे ईजिली चेंज नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत हो रही है या हम चेंज नहीं कर सकते उसको, कंडीशंस ऐसी हैं, तब वो बन जाएगी इलास्टिक। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। कोई प्रोडक्ट है, अगर मेरे पास मार्केट में उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो अगर मेरा मेन प्रोडक्ट महंगा हो जाता तो क्या मैं उनके सब्सटीट्यूट्स पे शिफ्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं डिमांड को इजीली चेंज कर पाऊँगा। सो इन दिस केस माई डिमांड विल बी इलास्टिक। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिनके सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे सॉल्ट है। अब सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट अगर आप देखो तो उसका अपना कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो जिन चीज़ों के सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते उनकी डिमांड नॉर्मली क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। तो इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी। प्रोडक्ट का नेचर क्या है? ज़्यादातर जो नेसेसिटीज़ वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे फूड हो गया आपका, क्लोथ्स हो गए, सॉल्ट हो गया, इनकी डिमांड ज़्यादातर आपको इनइलास्टिक ही मिलेगी बिकॉज यू कांट चेंज इट। उनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इनकी डिमांड नॉर्मली इनइलास्टिक मिलेगी। बट जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या कंफर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आईफोन हो गया या महंगी वॉचेस हो गई या कार हो गई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें फ़ोन नहीं मिल सकता तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। भाई, रह तो सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल फ़ोन ले सकते हैं। तो लग्जरी के केस में डिमांड नॉर्मली क्या होगी? इलास्टिक। यानी कि प्राइस के थोड़े से चेंज में इनमें आपको डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक इसमें आप फैक्टर कर सकते हो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस प्रोडक्ट में खर्च कर देते हो। सी, अगर आप अपनी इनकम का एक बहुत छोटा हिस्सा किसी प्रोडक्ट में खर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है लेट सपोज 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, और मैं महीने में एक नमक का पैकेट यूज़ करता हूँ, उसका प्राइस है लेट सपोज 25 रुपीज़। 1 किलो का पैकेट है 25 रुपये का। अगर ये 25 रुपये का प्रोडक्ट लेट सपोज 30 रुपीज़ का भी हो जाता है तो भी मेरी इनकम में वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा रखता है, तो उसका प्रोपोर्शन बहुत स्मॉल है। तो इसके महंगे या सस्ते होने से मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला। तो अब ये महंगा हो गया, कितना, 5 रुपीज़ महंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मेरी इनकम तो 20,000 है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नमक कम खाना स्टार्ट कर दूंगा। तो जब हमारी इनकम स्पेंड का पोर्शन किसी भी प्रोडक्ट में स्मॉल हो जाता है तो स्मॉल केस में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। मतलब हमें कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं तो हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का एक मेजर पोर्शन कहीं पे स्पेंड कर रहे हो, यानी कि लार्ज पोर्शन स्पेंड कर रहे हो, तो उसके जब प्राइसेस चेंज होंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका मेजर हिस्सा उसमें जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके हाउस का रेंट, 20,000 की इनकम में लेट सपोज मेरा 8,000 रुपये का रेंट है। अब मेरा लैंडलॉर्ड आता है और वो मुझे बोलता है कि अगले महीने से रेंट जो है वो 10,000 हो जाएगा। तो भाई ये तो मेरी इनकम का 50% पोर्शन हो गया ना। तो रेंट के बढ़ने से मुझे फ़र्क पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं कोई दूसरा हाउस देखना स्टार्ट कर दूंगा। इट सिंपली मीन्स दैट आई विल चेंज माई डिमांड। सो इफ़ द proportion of the income spent is small, demand is normally inelastic. But if the proportion of income spent is high, it consists of a large portion of your income, then in that case your demand will be elastic because आप उसको जल्दी से चेंज कर लोगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं एक और आप कर सकते हो नंबर ऑफ़ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट के यूजेस कितने हैं? देखिए, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके यूजेस बहुत लिमिटेड से होते हैं, सिंगल यूज़ है, लिमिटेड यूज़ है।
तो उनके प्राइसेस चेंज होने से हम उनकी डिमांड को घटा या बढ़ा नहीं सकते, हम नॉर्मली उतना ही यूज़ करते हैं। तो उसका नॉर्मली जो डिमांड का नेचर होगा वो इनइलास्टिक होगा। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के लार्ज नंबर ऑफ यूजेस हैं या मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, खाना भी बना सकते हैं इंडक्शन पे, कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं, लाइट्स भी चला सकते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर उनके यूजेस ज़्यादा हैं तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी के सस्ते होने पे आप उनके यूजेस बढ़ा दोगे, मतलब इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ा दोगे। सो डिमांड बिकम्स इलास्टिक। ओके। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर कौन प्ले करता है, टाइम। जब आपके पास टाइम शॉर्ट होता है उस समय आप फिर वो प्राइस डिमांड वाला रिलेशनशिप नहीं देखते ज़्यादा। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो फिर जिस भी प्राइस में मिलेगी आप नॉर्मली उसको ख़रीद लोगे, यानी कि यू कैन नॉट चेंज द डिमांड ईजिली। तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तब आप सारे ऑप्शंस देखोगे, वेट भी कर सकते हो कि शायद ये चीज़ कल को सस्ती हो जाए तब खरीद लेंगे। तो इन दैट केस यू कैन ईजिली चेंज योर डिमांड। तो वहाँ डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। नेक्स्ट एक फैक्टर आप इसमें ये कर सकते हो, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। यानी कि क्या आप अपनी डिज़ायर को, अपनी वांट को पोस्टपोन कर सकते हो। तो अगर तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, यस, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। जैसे मुझे आज कार लेनी है लेकिन अभी मेरे पास कुछ फंड्स की प्रॉब्लम आ गई है या पार्किंग की प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, तो मैं वेट कर सकता हूँ। या मैं ये भी वेट कर सकता हूँ कि लेट सपोज दिवाली के आसपास ले लूँगा, नवरात्रि के टाइम पे ऑफ़र आ जाते हैं, अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, सेल हो जाती है। कैन आई पोस्टपोन माई कंजम्पशन, यस। भाई ऐसा तो नहीं ना, कार नहीं मिली तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, रह सकते हैं आराम से। तो इफ़ आई कैन पोस्टपोन द कंजम्पशन आई कैन चेंज माई डिमांड, यस, डिमांड विल बी इलास्टिक। लेकिन अब फूड का एग्जांपल ले लो। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि आज खाना खा लिया चलो कोई बात नहीं यार, 2-3 महीने बाद खाना खा लेंगे, कहाँ भागा जा रहा है। नॉट पॉसिबल। आज खाया भाई, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, दिन में 2 टाइम 3 टाइम आपको खाना चाहिए। कैन यू पोस्टपोन द डिमांड फॉर फूड, नो। सो इन दैट केस द डिमांड विल नॉर्मली बी इनइलास्टिक। एक और फैक्टर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ कंज्यूम करते करते हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो अगर हमारा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हुए हैबिचुअल हो गया है तो वो डिमांड को चेंज नहीं कर पाएगा, भले ही उसके प्राइसेस चेंज हो जाएं। इसमें नॉर्मली हम लोग अल्कोहल का एग्जांपल दे सकते हैं। कुछ लोगों को आदत है भाई ड्रिंक करने की, तो उसके बगैर वो नहीं रह पाते, तो उनको हैबिट पड़ गई। अब वो अल्कोहल के प्राइस अगर इंक्रीज़ भी हो जाए तो भी वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो क्या वो डिमांड को चेंज कर पाए, नहीं। डिमांड क्या हो गई, इनइलास्टिक। बट इफ़ द कस्टमर इज़ नॉन हैबिचुअल, उसको आदत नहीं लगी है, तो वो आराम से चेंज कर सकता है। तो डिमांड इन दैट केस विल बी इलास्टिक। ओके, तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हो, कैसे ये फैक्टर्स हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें कवर अप करेंगे इनकम इलास्टिसिटी, मतलब कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो अगर मैं यहाँ पे ई वाई कर दूँ, इलास्टिसिटी ड्यू टू इनकम, तो ये इनकम इलास्टिसिटी बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, तो इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, दैट बिकम्स माय इनकम इलास्टिसिटी। इसी को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता तो कैसे करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। वही जो हमने प्राइस में पढ़ा था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पी की बजाय क्या आ गया, इनकम, तो वो बन गया डेल्टा वाई। अब हम देखते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। इनकम इलास्टिसिटी के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और एक ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। पहले देखते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है कौन से गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जो इनकम के बढ़ने के साथ जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, इनकम के घटने के साथ जिनकी डिमांड घट जाती है। लाइक आपके नॉर्मल क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए। भाई हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे, इनकम कम होगी तो हम कम चीज़ें खरीद लेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल गुड्स। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ये नेगेटिव वाली इनकम इलास्टिसिटी आपको कौन से गुड्स में देखने को मिलती है, इन्फीरियर गुड्स में।
तो ये आपको याद होगा, हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो और ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीदता ना, क्योंकि वो सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स वी फाइंड अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मली क्या होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जब हमारी इनकम वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम वापस वहीं चले जाएंगे, तो फिर हम इन्फीरियर गुड्स खरीदते रहेंगे। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज ना आए। ये आपको किन प्रोडक्ट्स में देखने को मिल सकता है? इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या फिर बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़। तो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में क्या होगा, आपकी इनकम चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, डिमांड में नॉर्मली आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द केस ऑफ ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। ओके, अब हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर चलते हैं कि अगर इनमें हमें डिग्रीज निकालनी होती तो वो डिग्रीज कैसे बनेंगी। अब इसमें वो 5 डिग्रीज नहीं है, इसमें फर्दर 3 ही डिग्रीज हैं। इन दोनों में नहीं है, केवल पॉजिटिव वाले में एक छोटा सा पार्ट है, अगर आप समझना चाहो तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर पहला केस इनकम इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक वाले केस में क्या होगा, इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो फैक्टर है, जैसे यहाँ पे हमारा इनकम वाला फैक्टर है, तो इसमें कम चेंज आएगा लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। सो दैट विल बी द केस ऑफ इलास्टिक इनकम अंडर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो ऐसे समझ लो कि इनकम में थोड़ा चेंज आया लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया, इनकम में थोड़ा चेंज आया डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया। सही, रिलेशन वही है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड की जो इंक्रीज़ की परसेंटेज है वो इनकम में इंक्रीज़ होने की परसेंटेज से अधिक है। तो एक हो गया इलास्टिक, दूसरा हो गया इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या होगा, इनकम में ज़्यादा चेंज आया लेकिन डिमांड में कम चेंज आया, इनकम में ज़्यादा फॉल हुआ लेकिन डिमांड में कम फॉल हुआ। दिस विल बी द केस ऑफ इन इलास्टिक। एंड द लास्ट वन इज़ यूनिटरी इनकम इलास्टिक। अब यूनिटरी में आपको पता है क्या होता है, लगभग लगभग सेम चेंज आता है। तो इनकम 10% इंक्रीज़ हुई, डिमांड भी 10% इंक्रीज़ हुई, इनकम 10% फॉल हुई तो डिमांड भी 10% फॉल हुई। तो ध्यान रखना है, इनकम इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, और पॉजिटिव के अंदर 3 डिग्रीज बन गई है, इलास्टिक इन इलास्टिक और यूनिटरी। ओके, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करते हैं, वो कहलाता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ही है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो प्राइसेस जो हैं वो चेंज होंगे प्रोडक्ट वाई के, लेकिन उसकी वजह से डिमांड चेंज होगी प्रोडक्ट एक्स की। तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्रोडक्ट वाई के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से। दिस इज़ नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ई एक्स वाई करके, देखिए इनकम में हमने ई वाई लगाया था, प्राइस इलास्टिसिटी में ई पी, क्रॉस में हम लोग ई एक्स वाई यानी कि दो प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, यानी कि प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। प्राइस वाई का चेंज हो रहा है, क्वांटिटी एक्स की चेंज हो रही है, दिस इज द केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। और इसे अगर वो न्यूमेरिकल वाली फॉर्म में देखा जाए तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये वही है प्राइस इलास्टिसिटी वाला, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज किसका हो रहा है, एक्स का, प्राइस किसका लेना है, वाई का, ओरिजिनल प्राइस किसका लेना है, वाई का, ओरिजिनल क्वांटिटी किसकी लेनी है, एक्स की। तो ध्यान रखना है, क्वांटिटी एक्स की उठा रहे हो आप और प्राइस में चेंज किसका ले रहे हो आप, वाई का। तो दिस इज द केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी के आ गए फिर से 3 टाइप्स। क्रॉस इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें वही आता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी सब्सटीट्यूट गुड्स में। अब आपको ध्यान होगा सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से हुए, टी कॉफ़ी वाले। तो ये मैं लिख देता हूँ, जैसे कि टी कॉफ़ी। आपको सिर्फ एरोस पे ध्यान देना है, इनके रिलेशनशिप पे ध्यान देना। अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं, सोचिए कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं,
तो टी की डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि कॉफ़ी महंगी होगी है तो कस्टमर टी पे आ जाएगा। आपने देखा दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दिस इज़ द केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब हमें दोनों प्रोडक्ट में एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं कॉफ़ी के, डिमांड बढ़ रही है टी की, तो ये हो गया पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और इसी में अगर जैसे मान लो कॉफ़ी के प्राइस गिर जाते हैं तो कॉफ़ी पियेंगे ज़्यादा लोग, तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। एरो की डायरेक्शन देखिए, रिलेशनशिप सेम साइड पे जा रहा है, तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट कौन है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आपको किस में देखने को मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हुए, वो जो एक साथ चलते हैं, कार पेट्रोल, जो प्लस के साथ आते हैं, कार प्लस पेट्रोल। अब इसमें रिलेशन देखना, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द एरोस, क्या आपको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, इन्वर्स मतलब नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को फॉल करा देता है, तो ये हो गया नेगेटिव। थर्ड टाइप की क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सी है, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी आपको कौन से प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगी, अनरिलेटेड। अनरिलेटेड मतलब जिनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं है आपस में। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन और ये पेन। अब भाई मोबाइल फ़ोन महंगा हो गया तो मैं पेन ख़रीदना थोड़ी छोड़ दूंगा, या पेन के प्राइसेस चेंज हो गए तो मोबाइल की डिमांड में क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं। तो उसमें क्या होगा, कोई भी दो प्रोडक्ट आप अज्यूम कर सकते हो, प्रोडक्ट एक्स वाई ले लेते हैं। तो अगर वाई के प्राइसेस में कुछ चेंज हो भी रहा है, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या एक्स की डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, नो। एक्स की डिमांड अपनी जगह पे कांस्टेंट है। सो इन दिस केस इज देयर एनी काइंड ऑफ रिलेशन, कोई रिलेशन देखने को मिला आपको कि इसके प्राइस चेंज होने से दूसरे की प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया, नथिंग। तो इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स हमें क्या देखने को मिलता है, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।